हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायर आईएएस पीसीएस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स 365 मैगजीन का इंटरनेशनल रिलेशन टॉपिक, जिसमें इस सब्जेक्ट का ये लास्ट लेक्चर है। इसके पहले ऑलरेडी हम लोगों ने 5 लेक्चर कवर किया था, तो ये इस सीरीज का लास्ट लेक्चर है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था यूक्रेन और जो रशिया का रिलेशनशिप है, उसका करंटली क्या क्या स्टेटस है, दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस है, इसको डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया और जो फ्रांस का रिलेशनशिप है, उसका करंट स्टेटस कैसे क्या है। तो आप जानते होंगे कि इंडिया और जो फ्रांस है, इसके बीच में स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप है, जो कि 98 से ये चला आ रहा है। और ये दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ कुछ डेमो वैल्यूज शेयर करते हैं, जैसे डेमोक्रेसी हो गया, दोनों कंट्रीज में डेमोक्रेसी है। और फंडामेंटल जो फ्रीडम है, फंडामेंटल फ्रीडम हो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। और इसके साथ साथ रूल ऑफ लॉ है, जो जिसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। तो ये हमारे इंडिया और फ्रांस के बीच में करेंटली जो रिलेशनशिप का बेस है। और इसके साथ साथ देखेंगे जो फ्रांस का स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ के टॉप जो 40 कंपनीज हैं, उसमें से 39 कंपनी इंडिया में बिजनेस में ऑपरेशन करते हैं। और इसके साथ साथ आप जानते होंगे कि जो इंडिया और फ्रांस का रिलेशनशिप है, इसके बारे में बोला जाता है कि ये एक यूनिवर्सल रिलेशनशिप है, समुद्र से लगा स्पेस तक। जैसे यहाँ पे देखेंगे सी टू स्पेस रिलेशनशिप है, और इसके बियॉन्ड भी हम दोनों अपने एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप शेयर करते हैं। तो अभी इन दोनों के रिलेशन के बीच में आप देखेंगे क्या क्या कोऑपरेशन है। एक तो पहला है, आप जानते होंगे कि इंडिया और फ्रांस के बीच में डिफेंस का कोऑपरेशन है। जैसे जो रफाल एयरक्राफ्ट कैरियर था, ये हम लोगों ने फ्रांस से परचेज किया था। इसके साथ साथ स्पेस में भी हम लोग कोऑपरेट करते हैं, जैसे तृष्णा है, फिर मेगा ट्रॉपिक सैटेलाइट है, इसमें भी इंडिया और फ्रांस का जो है कॉपरेशन है। और इसके साथ साथ हम जियो स्ट्रेटजिक कुछ पॉइंट्स है, इस पे भी एक दूसरे के साथ साथ कुछ रिलेशनशिप शेयर करते हैं, स्पेशली जो बाइलेटरल कॉपरेशन होता है इंडियन पैसिफिक रीजन में। तो ये हम दोनों कंट्री के बीच में कुछ रिलेशनशिप है। और हम दोनों का जो रिलेशनशिप इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तो हम जो चाइना है, चाइना को बैलेंस करने के लिए भी जो फ्रांस है वो इंडिया के साथ रहता है। और इसके साथ साथ इंडिया ने जो फ्रांस ने इंडिया का जो डिफेंस का मशीनरी है, सिस्टम है, इसको मॉडर्नाइज करने में काफ़ी हेल्प करता है। जैसे आप देखेंगे कि जो ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसमें टेक्नोलॉजी जो हम लोगों ने यहाँ फ्रांस से लिया था। और इसके साथ साथ जो रफाल विमान है, इसमें से 36 में से कुछ तो वहाँ से आया था फ्रांस से, और कुछ हम लोगों ने इंडिया में ही फ्रांस से मिलकर इसको बनाएंगे, जिससे कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी होगा। और इसके साथ साथ जब भी नया टेक्नोलॉजी आता है, इसमें भी हम दोनों लोग मिलकर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम दोनों के रिलेशनशिप में करंट में चैलेंजेस क्या हैं। तो पहला आप जानते होंगे ट्रेड से रिलेटेड चैलेंजेस, कि हम दोनों कंट्री के बीच में इतनी वैल्यूज कॉमन होने के बाद भी और इतना इन्हांस्ड कॉपरेशन होने के बाद भी जो ट्रेड का स्टेटस है, सिर्फ हम दो कंट्री के बीच में 15.8 बिलियन डॉलर का हम लोग ट्रेड करते हैं, जो कि हमारा जो कैपेसिटी है उससे काफ़ी कम है। मीन्स हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं ट्रेड के मामले में। और इसके साथ साथ जो हमारा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है जैतपुर वाला, यहाँ पे आप जानते होंगे कि फ्रेंच के कॉपरेशन से बन रहा है। तो इसमें जो टेक्निकल इशू आ जाने की वजह से यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे इशू है। तो पहला दूसरा चैलेंज ये है, हमारा जो जयपुर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है वो डिले हो रहा है। इसके साथ साथ देखेंगे इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है, इसमें भी हमको जो अलाइनमेंट है इसको टैकल करने के लिए, कि हम किसी एक पक्ष की तरफ ना हमारा झुकाव रहे, इसको टैकल करने के लिए थोड़ा सा ये तीसरा चैलेंज है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि क्या क्या कंक्लूजन होना चाहिए, जिससे कि हम दोनों के बीच में और जो टाइज हैं, बायलिटरल टाइज हैं, वो काफ़ी अच्छे से बिल्ड हो। तो पहला तो हमारा जो कॉपरेशन है, उसको हमें और बेटर करना चाहिए, जिससे कि हम दोनों के रिलेशनशिप और हेल्दी वे में डेवलप करें। इसके साथ साथ जो हमारा मिलिट्री से मिनी लेटरल जो अरेंजमेंट है, जैसे आप जानते होंगे कि जो कंट्री के बीच में कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, उसको हमें और बूस्ट करना चाहिए। और इसके साथ साथ हमें स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप पे और ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हमारे आपस के जो रिलेशनशिप है उसको और अच्छे से बिल्ड किया जा सके और इम्प्रूव किया जा सके। अगला हमारा टॉपिक है इंडिया और यूके का रिलेशनशिप। तो करंट में आप जानते होंगे कि इंडिया और यूके का जो रिलेशनशिप है वो दोनों कंट्री मिलकर एक साथ उन लोगों ने टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, जो कि एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है।
और इसके साथ साथ आप जानते होंगे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए दोनों देश एक दूसरे से ट्राई कर रहे हैं, बट उसमें कुछ इशू की वजह से यहाँ पे पॉलिटिकल इशू की वजह से ये अभी हम लोगों का एग्रीमेंट डन नहीं हो पा रहा है। और हम दो कंट्री के बीच में आप जानते होंगे कि जो हमारा बायलेटरल ट्रेड है नियरली 36.3 बिलियन डॉलर का है, और ये इंडिया के फेवरेबल है, मीन्स इंडिया ट्रेड सरप्लस है। जब भी हम यूके के साथ अपना व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पे ट्रेड सरप्लस रहते हैं, मीन्स हम जितना इंपोर्ट करते हैं उससे ज़्यादा तो हम एक्सपोर्ट करते हैं। और इसके साथ साथ इंडिया और जो यूके का रिलेशनशिप है इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आप जानते होंगे कि चाइना के अग्रेशन को बैलेंस करने के लिए जो यूके है इंडिया का की रिलेशनशिप पे फोकस करता है। जैसे आप जानते होंगे चाइना को टैकल करने के लिए आकुस एक कॉपरेशन लेकर आया गया था, जो कि ऑकुस स्टैंड फॉर ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके फॉर यूनाइटेड किंगडम एंड यूएस फॉर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये तीनों लोग मिलकर चाइना को टैकल करने के लिए लाए थे, जिससे कि इंडो ओशन और यहाँ पे जो पैसिफिक ओशन है इनके बीच में जो ट्रेड्स हैं, व्यापार है, उसको और सुगम किया जा सके। और इसके अलावा देखेंगे कि हम दोनों के बीच में दूसरा सिग्निफिकेंस इसलिए है क्योंकि यूके में काफ़ी बड़ी मात्रा में इंडियन डायस्पोरा के लोग रहते हैं, और ऐसा है बोला जाता है कि वहाँ पे नियरली 600 जो इंडियन हैं वो लोग वहाँ पे कंपनी ऑन करते हैं, और ये जो कंपनीज है काफ़ी बड़ी हैं। तो ये हम दोनों के बीच म्यूचुअल जो सिग्निफिकेंस है, और इसके साथ साथ जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है यूके के साथ, अब जो कि अभी डील डन नहीं हो पाया है किसी रीजन की वजह से, तो इससे क्या होगा कि जब भी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा तो इससे हमारा कॉस्ट टू इंडियन प्रोफेशनल पे कम पड़ेगा, जिससे हमारा की जो इंगेजमेंट है यूके के साथ और बेटर होगा। और इसके साथ साथ जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाने की वजह से जो हमारा लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, जैसे लेदर हो गया, ज्वेलरी हो गया, यहाँ पे हमारा जो ट्रेड है इसमें बूस्ट देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ जब भी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा तो हमारा एक दूसरे के साथ जो ट्रेड है वो इंक्रीज होगा, और ये जब इंक्रीज होगा तो इससे चाइना से कुछ इन्वेस्टमेंट और कुछ जो ट्रेड चाइना से ना होके वो इंडिया से होने लगेगा। तो ये हमारे टर्म में देखा जाए तो कुछ प्लस पॉइंट है जिससे कि हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को करना चाहिए। बट यूके और इंडिया के बीच में दोनों रिलेशनशिप को लेकर कुछ चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि आप जानते होंगे यूके में डे बाय डे कुछ ना कुछ एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ देखने को मिल जाती है। क्योंकि आप जानते होंगे कि जो इंडियन एम्बेसी है यूके में, वहाँ पे आप जानते होंगे जो इंडियन फ्लैग है उसको जो खालिस्तानी सपोर्टर है उन्होंने चढ़ के वहाँ पे इंडियन फ्लैग को नीचे गिरा दिया था। तो फिर एक तो एंटी जो इंडियन एक्टिविटीज़ है ये हमारा चैलेंज है। दूसरा है कि इन सब जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ होती है इसको लेकर हमारे सोवेरेनिटी जो है इस पे एक सवाल खड़ा होता है, और सोवेरेनिटी को लेकर इशू है। और इसके साथ साथ देखा जाता है कुछ मामले में जो यूके है या यूके की मीडिया है वो हमारा जो इंटरनल इश्यूज है, स्पेशली जैसे कश्मीर हो गया, इसको ये काफ़ी हाईलाइट करते रहते हैं और इसको नेगेटिव वे में दिखाते हैं। तो ये हमारा कुछ चैलेंजेस है, और इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए कि हम दोनों कंट्री के बीच में जो कॉपरेशन है उसको और बिल्ड करना चाहिए, जिससे कि हम टेक्नोलॉजी में और अदर जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर है उसमें हम बेटर कर सकें। और इसके साथ साथ हमारा जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है, मीन्स इंडियन पीपल का जो यूके पीपल का बीच में जो कनेक्शंस है, स्पेशली जैसे देखा जाए कि यूके इंडिया इनिशिएटिव, यूके और इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम, जिसके थ्रू कुछ जो यंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है। तो इससे हमारा कॉपरेशन और बेटर होगा। और जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है उसमें भी हमें जो कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन है और बेटर करना चाहिए, स्पेशली जैसे यूएन हो गया, G20 हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, IMF हो गया। तो इस पे हमें और कैसे बेटर कर सकते हैं इस पे फोकस करना चाहिए। तो हमारा अगला टॉपिक है कि आप जानते होंगे कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन के बीच हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। वैसे इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं बट देख लेते हैं। हम दोनों कंट्री इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 27 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, और इसमें आप जानते होंगे कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और इंडिया के लिए जो ऑस्ट्रेलिया है ये 13th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो हम ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन कौन से एरिया में जो कॉपरेशन करते हैं एक तो देख लेते हैं। पहला तो बायलेटरल हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, स्पेशली ट्रेड को लेकर, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है,
और इसके साथ साथ 2+2 डायलॉग भी करते हैं। बेसिकली 2+2 डायलॉग ये होता है कि एक कंट्री, सपोज ये इंडिया है और ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ की जो टॉप 2 मिनिस्ट्री होती है, टॉप 2 मिनिस्ट्री और इनकी जो टॉप 2 मिनिस्ट्री होती है, ये दोनों लोग मिलके आपस में बातचीत करते हैं। और ये जो टॉप 2 मिनिस्ट्री है, तो एक तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हो गया जिसको विदेश मंत्री बोलते हैं, और दूसरा हो गया हमारा डिफेंस जो मिनिस्टर है। तो ये दोनों एक साथ आते हैं और बातचीत करते हैं और दोनों कंट्रीज के जो जो इशू हैं इसको आपस में डिस्कस करते हैं। तो ये 2+2 डायलॉग बोलते हैं इसको, और ये काफ़ी रेयर कंट्रीज के बीच में देखने को मिलता है। जैसे इंडिया का देखा जाए तो हमारा जो 2+2 डायलॉग है वो कौन कौन से कंट्री के साथ होता है वो आप कमेंट करके बताइए। तो इसमें देखा जाता है जो हमारी क्वाड की जो कंट्री है, एक तो हमारा उनसे होता है, और जो हमारा रसिया है इसके साथ होता है। मीन्स क्वाड मीन्स कौन कौन हो गया हमारा, एक तो हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया जिसको हमने डिस्कस किया, फिर हमारा जापान हो गया, देन हमारा यूएस हो गया। तो ये जो कंट्री है इनके साथ भी हम 2+2 डिस्कस करते हैं, और इसके साथ साथ हम रसिया के साथ भी 2+2 जो डायलॉग है ये करते रहते हैं। और इसके साथ साथ देखा जाए डिफेंस में, तो डिफेंस में भी हम जो दोनों हैं एक दूसरे के साथ टाइज काफ़ी और पार्टनरशिप शेयर करते हैं। और इसके साथ साथ सिक्योरिटी में देखा जाए तो जो मालाबार एक्सरसाइज होता है इसमें भी ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट करता है। और जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे G20 हो गया, कॉमनवेल्थ, WTO हो गया, फिर आसियान रीजनल फोरम हो गया, क्वाड हो गया, इसमें हम दोनों मेंबर कंट्री हैं और एक दूसरे के साथ साथ रिलेशनशिप को शेयर करते हैं। और जो चाइना को टैकल करने के लिए सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव लाया था इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने मिलकर, ये तीनों लोग क्या करते हैं कि इंडो पैसिफिक जो रीजन है इसमें सप्लाई चेन को और कैसे हम बेटर कर पाएँ इस पर फोकस करते रहते हैं। और इसके साथ साथ जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और पीपल से पीपल जो कनेक्ट है, तो ये हमारा कुछ एरिया ऑफ कॉपरेशन है। और देखा जाए ऑस्ट्रेलिया में नियरली 9 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस रहते हैं। तो हम दोनों के रिलेशन को लेकर कुछ चैलेंजेस भी हैं। जैसे देखते होंगे कि इंडिया जब भी ऑस्ट्रेलिया से ट्रेड करता है तो वहाँ पे इंडिया ट्रेड डेफिसिट में रहता है, और इसका मेन रीज़न ये है क्योंकि आप जानते होंगे ऑस्ट्रेलिया जो है एक लार्जेस्ट जो कोल प्रोड्यूसर कंट्री में से एक है, लार्जेस्ट, उसके पास कोल का रिजर्व्स भी है। तो जब भी वहाँ उसके पास अच्छा वाला जो कोल है वहाँ से हम इंपोर्ट कराते हैं अपने हाइड्रो जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। तो इसकी वजह से आप जानते होंगे कि हम ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में डिस्क्रिमिनेशन और रेसिज्म जो है काफ़ी ज़्यादा होता है इंडियंस के खिलाफ। तो ये चैलेंजेस हैं और इसको कैसे टैकल करना चाहिए। तो पहले तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो सिक्योरिटी डायलॉग है इसको और हमें जो टाइज हैं इसको डीप करना चाहिए, जिससे कि हम दोनों रिलेशनशिप और अच्छे से इंगेज कर सकें। और इसके साथ साथ जो हमारा कोऑर्डिनेशन और रीजनल इंस्टीट्यूशन है इस पर फोकस करना चाहिए और इस पर रिफॉर्म लेकर आना चाहिए, जिससे कि हम दोनों एक दूसरे के साथ और अच्छे से ट्रेड भी कर सकें और जो कॉपरेशन है मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन में वो और बेटर हो सके। जैसे ईस्ट एशिया समिट हो गया जिस पे हम ईस्ट कंट्री के बारे में बात करते हैं, और इसके साथ साथ IONS हो गया, इस पे भी हम और अच्छे से कॉपरेशन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारा म्यूचुअल इंटरेस्ट है इस पे भी फोकस करना चाहिए। जैसे अंटार्कटिक हो गया, तो अंटार्कटिक में आप जानते होंगे कि वहाँ रिसोर्सेज की खोज करने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे कंट्रीज वहाँ पे अपने रिसर्च सेंटर बनाए हैं। तो वहाँ पे जानते होंगे ऑस्ट्रेलिया से वो काफ़ी नज़दीक पड़ता है, तो नज़दीक पड़ने की वजह से हम दोनों कंट्रीज़ को वहाँ पे जो अपने इंटरेस्ट है उसको मेंटेन करना चाहिए, और जिससे कि हमारा रिलेशनशिप भी बेटर हो और हम साथ में कोऑर्डिनेट भी कर पाए। तो हमारा अगला टॉपिक है इंडिया और अफ्रीका के रिलेशनशिप को लेकर। तो जो इंडिया और अफ्रीका का रिलेशनशिप है वो जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे जितनी सारी कंट्री ओवरऑल टर्म में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो इंडिया और जो अफ्रीकन कंट्रीज है या इसके बीच में जो कॉपरेशन है ये एक तो रेस्पॉन्सिव और डिमांड ड्रिवन है, और जिसमें अनकंडीशनल ये हमारा रिलेशनशिप है, ना तो हम दोनों कंट्री के बीच में कोई कंडीशन नहीं है। और जो हमारे इंडिया के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, उन्होंने बोला था कि जो इंडिया है इसका प्रायोरिटी सिर्फ अफ्रीका नहीं है बल्कि अफ्रीकन लोग भी हैं, जिसमें यहाँ पे मैन हो गया, वुमेन हो गया और चाइल्ड, ये तीनों लोग आते हैं जिनकी हम अपलिफ्टमेंट के लिए
क्या क्या कर सकते हैं। सिर्फ हमारा वहाँ पे ट्रेड ही मोटो नहीं है, इसके साथ साथ हम वहाँ पे जो अफ्रीका में रहने वाले लोग हैं उनके लिए अपलिफ्टमेंट के लिए क्या क्या हम काम कर सकते हैं, इस पे भी हमारा मेन फोकस है। तो एक तो ये हो गया, और इसके साथ साथ ओवरऑल जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है इसमें देखा जाए तो नियरली हम 98 बिलियन डॉलर का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए थे, और जो ट्रेड के टर्म्स में बात किया जाए तो नियरली हम 100 बिलियन डॉलर का अफ्रीकन कंट्री से हमने ट्रेड किया था। तो अभी के टाइम पे देखा जाए तो हम दोनों जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है और इंडिया है, इन दोनों के बीच में देखेंगे कॉपरेशन और कन्वर्जेंस जो बढ़ रहा है, रिलेशनशिप बढ़ रहा है। तो इसके क्या क्या बेसिस हैं, तो पहला है एक तो बाइलेटरल जो हमारा डायलॉग होता है, जैसे इंडिया अफ्रीका डिफेंस से रिलेटेड डायलॉग होता है, इसमें हमारा कॉपरेशन है। इसके अलावा जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है, स्पेशली जैसे G20 हो गया, तो और ब्रिक्स हो गया। तो आप जानते होंगे ब्रिक्स में जो 5 न्यू कंट्रीज आई थी, न्यू कंट्री, तो उसमें एक तो इजिप्ट और इथियोपिया जो है, ये 2 अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं इनको न्यूली ऐड किया गया था एज ए परमानेंट मेंबर। तो ये हमें मल्टीलेटरल जो इंस्टीट्यूशन है इसमें हम लोग एज अ मेंबर बॉन्डिंग शेयर करते हैं। और इसके साथ साथ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के मामले में देखा जाए तो इंडिया ने एक टारगेट रखा है कि हम 2030 के पहले जो बाइलेटरल ट्रेड है इंडिया और अफ्रीकन कंट्रीज का, उसको हम 200 बिलियन डॉलर तक कैसे करें, इस पे इंडिया स्ट्रेटेजी प्लान बना रहा है। और इसके साथ साथ आप जानते होंगे कि एशिया अफ्रीका का जो ग्रोथ कॉरिडोर है इस पे भी फोकस कर रहा है, जिससे कि हम दोनों के बीच में जो रीजनल कनेक्टिविटी है उसको बेटर किया जा सके। और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स कार्य हैं, जैसे आप जानते होंगे कि अफ्रीका में, पूरे अफ्रीका में ई नेटवर्क प्रोजेक्ट पे इंडिया काम कर रहा है और वहाँ के लोगों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग का काम कर रहा है, जैसे हो गया दीक्षा प्रोग्राम हो गया। और वहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इश्यूज हैं उसके लिए भी काम कर रहा है, जैसे सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हो गए अफ्रीका में। और ये जो सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट है ये आता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के थ्रू। तो इन सब चीज़ों पे इंडिया और जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं इनके बीच में कॉपरेशन है। तो हमारा दूसरा पॉइंट है कि हम सपोज इतना फोकस कर रहे हैं अफ्रीका पे, तो जो अफ्रीकन है वो इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। तो पहला रीजन है कि एक तो जो अफ्रीका का प्लेस है, अफ्रीकन कंट्रीज का प्लेस है वहाँ पे जियो स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते होंगे कि जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन है ये ट्रेड के वाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेड सी से होते हुए ही हम यूरोपियन कंट्री और यहाँ पे मेडिटेरेनियन जो ओशन है, सी है, वहाँ पे एंटर करते हैं। तो आप जानते होंगे यहाँ पे पायरेसी का और जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम काफ़ी ज़्यादा है, तो बिना इनके सपोर्ट के हम यहाँ पे उतना अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ जो जियो पॉलिटिकल लिवरेज है यहाँ पे देखा जाए तो इन लोगों के साथ में रख के हम जो यूएनएससी में रिफॉर्म के लिए बात करते हैं, परमानेंट सीट के लिए, जैसे यूएनएससी फॉर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वहाँ पे आप जानते होंगे कि इंडिया परमानेंट सीट की बात कर रहा है। तो जब इंडिया अफ्रीकन लोगों की मुद्दा वहाँ पे ज़्यादा उठाएगा तो अफ्रीकन कंट्रीज के लोग भी चाहेंगे कि ये हमारे लिए काम करते हैं तो हम इनको सपोर्ट करें। तो ये जो भी वर्ल्ड लेवल के जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है, स्पेशली जियो पॉलिटिकल में, वहाँ पे हमें सपोर्ट मिलेगा ऐसे कंट्री से। और इसके साथ साथ जो देखा एनर्जी सिक्योरिटी के टर्म में बात की जाए तो आप जानते होंगे कि जो वर्ल्ड का नियरली 30% का जो ग्लोबल मिनरल रिजर्व है वो सिर्फ अफ्रीका में है। तो वहाँ पे हम प्रॉपरली एक्सप्लोर करके इसको हम बेनिफिट उठा सकते हैं। तो हम दो कंट्री के बीच में क्या क्या चैलेंजेस हैं, एक तो वहाँ पे आप जानते होंगे चाइना का जो डेट ट्रैप वहाँ पे है, कर्ज का जाल वहाँ पे बनता है, वो काफ़ी बड़ा इशू है, क्योंकि आप जानते होंगे कि वहाँ पे चाइना ने नियरली 134 बिलियन डॉलर का वहाँ पे लोन बांटे हैं, जो कि आप जानते होंगे बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो उतना लोन चुका नहीं पाएंगी, फिर भी उनको दिया गया जिससे कि वहाँ के कर्ज की जाल में उनको फंसाया जा सके और उनके किसी न किसी टेरिटरी पे कैसे भी करके वहाँ पे लीज दिया जा सके या कोई एग्रीमेंट कर लिया जाए। तो पहला इशू ये है। दूसरा इशू कि सपोज हम वहाँ पे कोई डेवलपमेंटल काम कर रहे हैं तो हमारा जो प्रोजेक्ट डिलीवरी है वो में काफ़ी डिले हो जाता है, तो ये दूसरा रीजन है, दूसरा चैलेंज है। इसके अलावा देखा जाए कि हमारा वहाँ प्रॉपर कनेक्टिविटी ना होने की वजह से वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक कॉस्ट है ये काफ़ी बढ़ जाता है। और पायरेसी का भी बहुत इशू है, जो हमने हॉर्न ऑफ अफ्रीका बताया जहाँ पे पायरेसी और ऑर्गेनाइज क्राइम काफ़ी ज़्यादा होता है। आप रिसेंट डेज में भी आप सुने होंगे बहुत सारे जो शिप्स हैं वहाँ पे भी दिक्कत हो रहा था। इसके साथ साथ जो फिशिंग होता है, नार्कोटिक्स होता है, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सब हमारे लिए चैलेंजेस हैं।
और इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए कि हमें इंडिया का जो अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट है इसको और हमें बढ़ाना चाहिए। इसके साथ साथ हमें जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंडिया के उसका रीच भी हमें अफ्रीका में पहुंचाना चाहिए। जैसे आप जानते होंगे जो एक्सिम बैंक है यहाँ का ब्रांच वहाँ पे ओपन करना चाहिए। फिर इसके साथ साथ हम जानते होंगे कि जो मैरीटाइम एक्सरसाइजेज है जैसे अफिंडेक्स हो गया, इसमें हम एक दूसरे से पार्टिसिपेशन करते हैं इसमें मिलिट्री जो एक्सरसाइज है। तो ये हमारे इंडिया और अफ्रीका जो कंटिनेंट है इन सब का रिलेशनशिप का स्टेटस था। और अभी हम लोग देख लेते हैं कि बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है ये अपना 10th एनिवर्सरी मना रहा है। तो बेसिकली 10 जो अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसके भी बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। वैसे यूपीएससी के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट देख लेते हैं। तो बेसिकली ये 2013 में लाया गया था और ये चाइना के द्वारा लीड किया जाता है। और इसका जो मेन एम है उसको एशिया, अफ्रीका और यूरोप को लैंड और सी रूट के माध्यम से कनेक्ट करना इसका मेन मोटो है। और जिससे कि हम रीजनल इंटीग्रेशन कर सकें, मीन्स एशियन एशिया का अफ्रीका और यूरोप से हम इंटीग्रेशन कर सकें जिससे कि ट्रेड में हमें काफ़ी बूस्ट मिले। बट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है इसको लेकर कुछ कंसर्न्स भी हैं। जैसे आप जानते होंगे कि चाइना के कर्ज की वजह से ये काफ़ी अनसस्टेनेबल है। मीन्स यहाँ पे बहुत लंबे टाइम तक ये कर्ज की वजह से इसको सस्टेन नहीं किया जा सकता। इसी को हम डेट ट्रैप बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसी कंट्रीज हैं जिनका उतना जीडीपी नहीं है, उससे ज़्यादा तो वो लोग कर्ज दे दिए हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे आप जानते होंगे करप्शन जो ये बिल्ड एंड रोड इनिशिएटिव इसमें करप्शन के बहुत ज़्यादा स्कैंडल्स हुए। लेबर जो का जो कोड होता है उसका बहुत ज़्यादा वायलेशन होता है। इन्वायरमेंटल जो इश्यूज होते हैं इसको प्रॉपरली टैकल नहीं किया जाता है। और इसके साथ साथ जो पब्लिक यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जाता है, जैसे आप जानते होंगे कि जो सीपीसी था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यहाँ पे भी जो बलोच लोगों का जो पब्लिक प्रोटेस्ट था इसकी वजह से वहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है इसको रोक दिया गया था। तो इंडिया के लिए क्या क्या कंसर्न्स है? तो पहला जो इंडिया का कंसर्न है कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये गिलगिट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है ये हमारा गिलगिट बल्तिस्तान जो रीजन है इंडिया का कश्मीर वाले पार्ट से यहाँ से होकर जाता है। तो हमारी ये सोवेरेनिटी और संप्रभुता का और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का इशू है। और इसके साथ साथ जानते हैं जब भी ये प्रॉपरली वर्क करेगा तो इससे क्या होगा कि चाइना का स्टेचर बढ़ेगा और जो इंडिया का स्टेचर है वो अंडरमाइन होगा, मीन्स कम होगा, इन्फ्लुएंस कम होगा। तो ये हमारे लिए एक इशू है। तो अब जानते हैं कि इसको काउंटर करने के लिए वर्ल्ड लेवल पे क्या क्या जो प्रोग्राम्स लेकर आए गए थे। तो स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्री हैं जैसे यूएस हो गया, कनाडा हो गया, यूके हो गया, इन लोगों के लिए इन लोगों के द्वारा ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट जिसको शॉर्ट में पीजीआई बोलते हैं इसको लेकर आया गया था। और इसके थ्रू बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव लेकर लाया गया था जिसको बाइडेन के द्वारा बेसिकली लॉन्च किया गया था। तो इसको टैकल करने के लिए इंडिया के क्या क्या एफर्ट्स हैं इसको देख लेते हैं। तो पहला है इसमें G20 इंडिया की प्रेसिडेंसी के टाइम पे IMEC जो है इंडिया मिडल ईस्ट जो यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर इसको लेकर लाया गया। फिर इसके साथ साथ जो रीजनल इंटीग्रेशन है जैसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जिससे हम मिडल ईस्ट और रसिया तक पहुंच सकते हैं, इसको लेकर लाया गया। और इसके साथ ही देखा जाए तो एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर लेकर आया गया जिससे कि हम रीजनल कनेक्टिविटी पे बूस्ट कर सकें। तो अभी हम उसी का बिल्ड एंड रोड जो इनिशिएटिव उसी का एक पार्ट देख लेते हैं जो CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि यहाँ पे आप जानते होंगे चाइना है और चाइना से ये पाकिस्तान होते हुए जो ईरान का ये ग्वादर पोर्ट है यहाँ तक लाया गया जिसको यहाँ पे बलूचिस्तान कराची होते हुए लेकर आया गया था। तो यहाँ पे कुछ हिस्सा ये CPEC का जो कश्मीर है, कश्मीर में POK वाला जिसने इलीगली पाकिस्तान ने ऑक्युपाई किया है इस वाले रीजन से होकर गया था। तो इसी चीज को लेकर इंडिया ने ऑब्जेक्शन लिया था कि ये काफी बड़ा इशू है हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए। तो CPEC देख लेते हैं बेसिकली क्या है। एक तो ये 3000 किलोमीटर लंबा इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है जिसको चाइना ने लेकर आया था। जो चाइना का जिनजियांग और यूगर वाला जो रीजन है उसको ग्वादर पोर्ट जो ईरान का है उसको कनेक्ट करने के लिए जो कि पाकिस्तान से होते हुए जा रहा था। हाँ। और ये बेसिकली वेस्टर्न पाकिस्तान वाले जो प्रोविंस है
जिसका नाम बलूचिस्तान है, उससे होते हुए जा रहा था। तो यहाँ पे बलोच लोगों ने स्ट्राइक किया था, तो ये टेम्पररी बेसिस पे इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया था। और ये इंडिया के जो गिलगित बल्टिस्तान रीजन से जा रहा था, इंडिया को इसी पे इशू था, कंसर्न था। तो इंडिया के लिए ये कंसर्न ये है, तो एक तो सेवेनिटी का है कि हमारे एरिया से जा रहा है जिसको पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया है। इसके साथ साथ हम स्ट्रेटजिक कंसर्न ये देखें कि यहाँ पे पाकिस्तान में आप जानते होंगे कि इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ जाएगा, और वहाँ पे पाकिस्तान में लो कॉस्ट पे जो डिटरेंट है इंडिया के उसको एज ए वेपन यूज करेगा। और इसके साथ साथ सिक्योरिटी टर्म में हम बात करें तो वहाँ पे कनेक्टिविटी हो जाने की वजह से आप जानते होंगे कि क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है इसकी संख्या काफ़ी बढ़ जाएगी। और जब भी हमारे रीजन में इंस्टेबिलिटी होगी, मीन्स कहा जाता है कि जब हमारा पड़ोसी भूखा पेट रहेगा तो हम कभी भी खुशी की नींद से नहीं सो सकते हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी एक बड़ा इशू है। तो हमने इसका इंटरनेशनल रिलेशनशिप से रिलेटेड जो मेन टॉपिक्स है सारे को हमने कवर कर लिया है। हमारा अगला टॉपिक है नाटो। इनकेस हमारे किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए डाउट प्लीज कमेंट करके बताइए, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और इनकेस आप फर्स्ट टाइम जुड़े तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। हम लोगों ने ऑलरेडी पॉलिटिक, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, सोशल इश्यूज एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप कवर कर लिया है। इसके बाद हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वीडियो लेकर आएंगे। तो नाटो इसलिए हाईलाइट था क्योंकि रिसेंटली स्वीडन जो है 32nd मेंबर बना था। तो देख लेते हैं कि नाटो का कब लाया गया था। तो बेसिकली जो नाटो है ये लेकर आया गया था, जो सोवियत यूनियन ने 1955 में जो वार्सा पैक्ट लेकर आया था उसी को काउंटर करने के लिए नाटो लाया गया था। तो स्पेशली इसमें जानते होंगे जब सोवियत यूनियन 91 में बिखर गया, मीन्स वो बहुत सारे कंट्री में 15 कंट्री नियरली टूट गए। तो उसमें बहुत सारे जो कंट्रीज थे जैसे हंगरी, पोलैंड, बल्गेरिया, एस्टोनिया, लातविया, तो इन लोगों ने क्या किया कि वार्सा पैक्ट के अगेंस्ट, मीन्स अगेंस्ट जाकर जैसे नाटो वहाँ पे ज्वाइन कर लिया इसको। और नाटो जो है ओपन डोर पॉलिसी फॉलो करता है, जिसमें कोई भी यूरोपियन कंट्री इससे जुड़ सकती है। और यहाँ पे आप जानते होंगे कि यहाँ पे जुड़ने के लिए अब क्या होता है, जो भी कंट्रीज हैं उनका एग्रीमेंट जरूरी होता है। तो कुछ अचीवमेंट देख लेते हैं नाटो का। एक तो कोल्ड वार के टाइम पे इन्होंने काफ़ी जो टेंस माहौल था इसको पीस में कन्वर्ट किया था। इसके अलावा हम पोस्ट कोल्ड वार देखें तो बायलेटरल बहुत सारे इंस्टेंसेस पे डिस्कशन हुए, स्पेशली यूएस और रसिया को लेकर। और इसके अलावा जब भी यूक्रेन और रसिया का वार हुआ तो इसमें नाटो ने पब्लिकली इसको क्रिटिसाइज किया रसिया को के एक्शन को लेकर। और इसके साथ साथ जो हमारा जो नाटो है ये जो होता है ऑपरेशन सी गार्डियन के एक स्कीम लेकर आता है, जिससे ये जो मेडिटेरेनियन ओशन है इसमें सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। और इसके साथ साथ ह्यूमैनिटेरियन जो असिस्टेंस होता है इसको भी प्रोवाइड किया, स्पेशली जैसे 2000 लास्ट ईयर टर्की में जब अर्थक्वेक आया था तो यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन जो असिस्टेंस है इसको प्रोवाइड किया था। तो इसको आप जानते होंगे कि नाटो का जब एक्सपेंशन होगा तो स्पेशली ईस्ट की तरफ, मीन्स रसिया की तरफ, तो इसको लेकर क्या क्या इम्प्लीकेशंस होंगे। एक तो पहला इम्प्लीकेशंस होगा कि जो रसिया है और इसके जो वेस्ट कंट्रीज हैं इनके बीच में जो मिसट्रस्ट है वो जनरेट होगा, जिससे कि जो म्यूचुअल ट्रस्ट होता है वो बिल्ड नहीं हो पाएगा। और इसके साथ साथ आप जानते होंगे कि नाटो जो है एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, तो इससे डीमिलिटराइजेशन जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और हमारे बीच में जानते होंगे कि यूरोप में भी कुछ कंट्रीज रसिया को सपोर्ट करती हैं, तो रसिया को सपोर्ट करने की वजह से इन दोनों बीच में जो एग्जिस्टिंग कनेक्शंस है उसमें डिवीजन होगा। और इसके साथ साथ आप जानते होंगे कि जब भी ये नाटो एक्सपेंड होगा तो इससे मिलिटराइजेशन भी बढ़ेगी, मिलिट्री का प्रेजेंस भी बढ़ेगा यूरोप में। तो जो मेजर चैलेंज है नाटो को वो देख लेते हैं। एक तो फंडिंग का इशू है कि प्रॉपर्ली इसको फंड नहीं दिया जाता है। इसको बोला जाता है कि ये राइट विंग का नेशनलिज्म है। उसके साथ साथ यहाँ पे देखा जाए यूरोप में इसकी वजह से यूएस का डोमिनेंस बढ़ता है, और जो रसिया का अग्रेशन है इसको प्रॉपर्ली काउंटर नहीं किया, और जो चाइना का राइज हो रहा है इसको भी प्रॉपर्ली काउंटर नहीं कर पाता है। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं। और इसके अलावा आप उसको पढ़ लीजिएगा, ये बेसिकली स्टैटिक का है, इसमें कुछ नया नहीं है। हमने बताया इसमें 3 कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, फिर यूके, यूएस, और ये एक क्या बोलते हैं
डिफेंस से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसको आप देख लीजिए, हम पीडीएफ इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। तो आज के लिए हम यहीं पे अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक और टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा, हमने बेसिक इसको कवर कर लेते हैं। ये जो यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो ये एक जो यूएन के 6 ऑर्गन्स हैं उसमें से इसका एक पार्ट है। और ये जो है इसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, जो रोटेशनल बेस पे 2 साल के लिए चुने जाते हैं। और इसमें देखा जाए तो इंडिया जो है यूएन का एक फाउंडिंग मेंबर है और 8 टाइम यूएनएससी का ये टेम्पररी मेंबर रह चुका है। तो आप जानते होंगे कि यूएनएससी में बार बार बोला जाता है कि रिफॉर्म की जरूरत है। तो इसका क्या क्या रीजन है? एक तो क्योंकि ये काफी पुराने टाइम से 1900 जो 45 है तब से चला आ रहा है, तो ये आउटडेटेड हो गया, इसको कभी रिफॉर्म इसमें लेकर नहीं आया गया है। और इसके साथ साथ यूएनएससी के अलावा उस टाइम पे जो इकोनॉमिक पावर्स थे, इकोनॉमिक और जो पावर कंट्रीज है वो डिफरेंट थे। इस समय नए नए कंट्री का राइज हो रहा है, तो इसको भी हमें टैकल करने के लिए इसमें रिफॉर्म लेकर आना चाहिए। और वीटो पावर जो है, वीटो पावर सिर्फ यूएनएससी के जो परमानेंट 5 कंट्रीज हैं उन्हीं को ही क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये जब भी होता है तो ये जो होता है, कोई भी इनिशिएटिव लेकर आया जाता है तो इस पर कोई ना कोई वीटो लगा देता है। तो वीटो लगा देने की वजह से उस प्रोसेस को वहीं पे स्टॉप कर दिया जाता है। तो यूएनएससी इतना इम्पोर्टेंट क्यों ये है? क्योंकि इंटरनेशनल पीस और इंटरनेशनल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की ये कैपेबिलिटी है इसमें। और इसके साथ इसके पास पीस कीपिंग मिशंस होते हैं और ये किसी भी कंट्री पे सैंक्शंस लगा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं यूएनएससी में क्या है। एक तो इंडिया जानते होंगे तालिबान और लीबिया वाले केस में आप जानते हो मीटिंग को भी इसने चेयर किया था। और इसके साथ साथ ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट पे, इसको लेकर आया था इंडिया ने। तो इसके साथ साथ जो यूएन का पीस कीपिंग फोर्सेज हैं इसमें इंडिया का काफ़ी बड़ा योगदान है। और इंडिया के रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं, आप जानते होंगे कि जो कोविड-19 के बाद बहुत सारे कंट्रीज में रिसेशंस आया, तो इन सब चीज़ को लेकर एक ग्लोबल इशू जनरेट हुआ। फिर हम जो दूसरा ये है कि जो हम जानते होंगे कि इंडिया टेररिज्म से काफ़ी परेशान रहता है, तो हम वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारे कंट्रीज को एक साथ ला कर इस पे कोई प्रॉपर डिफाइन नहीं कर पाए टेररिज्म के बारे में। तो ये सारे कुछ इंडिया के टर्म में चैलेंजेस हैं। तो आज के लेक्चर में हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशन टॉपिक है इसको हमने कवर कर लिया है। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जुड़कर हमसे पूछ सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। इस पीडीएफ को हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, वहाँ से डाउनलोड करके आप इस वीडियो के साथ आप अपने लेक्चर्स को सिंक कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग। और इसके बाद हम लोग अगला जो टॉपिक है और अगला सब्जेक्ट उसको साइंस एंड टेक कवर करेंगे और ट्राई करेंगे कि आज यूडी तक कोई पहला जो लेक्चर है उसको अपलोड करता है। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।